हेलो गाइस, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा में स्वागत है। हम सिविल इंजीनियरिंग का ईएस का 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के बारे में, और उसने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टो एक्स वाई गिवन दे दी है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला कन्वेंशनल वे, जो कि हम फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट। दूसरी स्लाइड में करते हैं इसको। सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टो एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर हम जो हमारे पास डेटा गिवन है वो है 30, 25, 90। देखो 90 जो है यहाँ पे सिग्मा एक्स है और ये टेंसाइल है, ये खींच रहा है इसको, टेंसाइल है तो प्लस 90 यूज़ करेंगे। सिग्मा वाई जो हमारे पास है वो ये कंप्रेसिव है तो इसे -30 यूज़ करेंगे। टो एक्स वाई को हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना है 90 -30/2 प्लस माइनस अंडर रूट 90 माइनस माइनस प्लस 30/2 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 65। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 95 और -35। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा वन और ये हो जाएगी हमारे पास सिग्मा टू। अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आंसर। अब वेट, हाँ 95 और -35। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, अगर ये कैलकुलेशन हम इतनी जल्दी कर नहीं सकते एग्ज़ाम में, तो दूसरा तरीका ये है कि हम ऑप्शन चेकिंग से देखेंगे इसको। ऑप्शन चेकिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो बताता हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, हम उसकी परपेंडिकुलर, उस एलिमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही है, स्ट्रेस लग रही है, उन सब का सम ले लें सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, तो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब कोई भी दूसरा प्लेन, कोई भी दूसरा प्लेन मान लो हमने ले लिया ये एंगल थीटा पे, तो इस प्लेन पे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा n1 लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा सिग्मा n2। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर पे लग रहा है, तो सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2 ये भी एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मतलब सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2। सिग्मा x कितना दे रखा था हमें 90, और सिग्मा वाई कितना दे रखा था -30 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू सिग्मा n1 प्लस सिग्मा n2। ऐसे ही जो सिग्मा वन और सिग्मा टू मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे, देखो मोर सर्कल जब हम बनाते हैं तो मान लो ये सिग्मा वन यहाँ पे है, सिग्मा टू है यहाँ पे, मोर सर्कल हमने बनाया। ठीक है, तो सिग्मा टू यहाँ से जीरो से हम देखेंगे एंगल, ये है 0 डिग्री पे, और ये सिग्मा टू जो है हमारे पास 180 डिग्री पे। अगर मोर सर्कल में कोई एंगल 180 डिग्री है तो एक्चुअल में एलिमेंट में वो एंगल 90 डिग्री होता है, जस्ट हाफ होता है। तो मतलब सिग्मा वन और सिग्मा टू भी आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो मतलब उन दोनों का सम भी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू का सम भी 60 होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन से चेक करेंगे कि इन दोनों का सम मिला के 60 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इन दोनों का सम मिला के 60 नहीं हो रहा है, 90 हो रहा है, ख़त्म। इसका 60 नहीं होगा, इसका भी 60 नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा ए। अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन में आंसर 60 होता तो फिर हमें वही कन्वेंशनल मेथड यूज़ करके सोल्व करना होता। फिलहाल आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी बीम के ऊपर हम टॉर्जनल मोमेंट लगा दें तो जो इसके अंदर शेयर स्ट्रेस जनरेट होती है उसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम टॉर्जनल स्ट्रेस लगाते हैं तो इससे जो शेयर स्ट्रेस जनरेट होती है टोमैक्स पहली बात तो लीनियर होती है, ठीक है, और सेंटर पे 0 होती है और एंड्स पे मैक्सिमम होती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन across the section of a circular shaft subjected to twisting varies parabolically। नहीं, ये गलत है क्योंकि पैराबोलिकली नहीं, ये लीनियरली होता है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता
और यहाँ पे लोड लगा होता है। अब किसी भी सेक्शन की बात करते हैं तो उस सेक्शन में ये शेयर स्ट्रेस जो होती है हमारे पास वो पैराबोलिकली वेरी करती है। कब? जब बेंडिंग मोमेंट लगा है। लेकिन अगर जो ट्विस्टिंग मोमेंट लगा है उस केस में ये लीनियर होगी। पहली बात गलत है। दूसरा, द शेयर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट इज़ ज़ीरो। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो सेंटर पे है ये ज़ीरो है। और लास्ट में पूछा है कि एक्सट्रीम फाइबर्स में ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से मैक्सिमम आ रही है, और ये यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है। तो दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी। कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो मतलब ये बोनस क्वेश्चन था। बाकी इसका आंसर 2 और 3 होता अगर जो किसी ऑप्शन में, तो वो सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, एक मिनट, करेक्ट पूछा हाँ 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो उसने बोला है कि स्टिफनेस इसकी के है, तो एक्सटेंशन पूछिए इसकी कितनी होगी। पहली बात, कुछ फैक्ट हमें पता होनी चाहिए। पहला फैक्ट, कोई भी स्प्रिंग होता है, ठीक है, इसको अगर जो हम एफ फोर्स से खींचते हैं तो ये डेल्टा इसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू के डेल्टा, स्टिफनेस इनटू डेल्टा इज इक्वल टू फोर्स होता है। एक्चुअली में जो स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस का मतलब होता है कि यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो ये डेल्टा डिफ्लेक्ट कर दिया, तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए हमें के फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो डेल्टा डिफ्लेक्शन के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, के डेल्टा। तो एफ इजकल टू के डेल्टा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास होगी एफ इजकल टू के डेल्टा। अब यहाँ पे अगर जो हमारे पास एफ आ जाए यहाँ पे, तो हमारे पास के गिवन है, तो डेल्टा हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन पूछा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को जरा समझते हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम जितने भी हमें एक्सटर्नल सपोर्ट्स वगैरह दिख रहे हैं उन सबको हटा के हम सिर्फ फोर्स शो करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है। अब ये कैंटिलीवर बीम यहाँ पे लोड लग रहा है। अब ये कैंटिलीवर बीम यहाँ पे स्टेबल है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ना कि यहाँ पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अगर इसको सिर्फ हम इतना दिखाएं, पहली बात ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट की वजह से एक रिएक्शन यहाँ पे आ रही है जो कि इसे नीचे गिरने नहीं दे रहा। दूसरी चीज़, ये ऐसे एंगल आ सकता था, इसके अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंट भी लग रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर जो हम इसका बनाएंगे तो इसमें होगा ये लोड, और यहाँ पे होगा मोमेंट, और यहाँ पे होगा फोर्स। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा कैंटिलीवर का। अब इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम, ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसका। तो पहली चीज़, ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है। यहाँ पे इसके पास सपोर्ट था, सपोर्ट में ये घूम सकता है अपने एंगल पे, यहाँ पे एंगल आ पा रहा है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं होगा, तो मोमेंट तो होगा यहाँ पे 0, ठीक है, मोमेंट होगा 0। लेकिन ये जो है नीचे नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, यहाँ पे इसके पास एक रिएक्शन होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो इसे नीचे नहीं गिर रहा है, तो मतलब इसे रोकने के लिए ऊपर की साइड कुछ फोर्स लग रही होगी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे होगा एक रिएक्शन आर। एक और चीज़, इसने बोला है कि ये टोटल लेंथ, जैसे ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ है एल, और जो ये टोटल लेंथ है ये है एल। इसने बोला है इसकी जो टोटल इसका जो वेट है वो डब्लू है। तो अगर जो हम एल देखें तो इस रोड का वेट कितना होगा, वो होगा कितना, देखो 3L लेंथ का वेट है W, तो 2L लेंथ का वेट कितना होगा, W/3 × 2, ठीक है, 2W/3। और ये जो L लेंथ है इसका वेट कितना होगा, W/3, ठीक है। तो जो ये L लेंथ का वेट है कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये जो पूरा लोड है इसके ऊपर, ये यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे W एक्ट कर रहा है, कितना, W/3। दूसरा, इस पूरी रोड का वेट है कितना, 2W/3, तो ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर पे एक्ट करेगा, 2W/3। फोर्स एक्ट करिए ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे मोमेंट जो है वो है 0। मोमेंट 0 मतलब यहाँ पे इसे कोई भी रोक नहीं रहा है एंगल आने से, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे W/3 लग रहा है, यहाँ पे 2W/3 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F, ठीक है, और यहाँ पे लग रही है रिएक्शन R। अब इस मोमेंट ओ पॉइंट पे मोमेंट हम बैलेंस कर लेते हैं।
सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 है। हमने देखा कि यहाँ पे मोमेंट 0 है, तो लगाएंगे मोमेंट की इक्वेशन क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो एफ इंटू ये डिस्टेंस कितनी है एल, ये भी डिस्टेंस कितनी है एल, तो एफ इंटू एल बराबर ये जो होगी ये घुमाएगी एंटी क्लॉकवाइज इस पॉइंट के अबाउट, तो 2W/3 इंटू एल प्लस ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो ये कितनी होगी W/3 इंटू एल और एल 2L। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 2W/3 प्लस 2W/3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4W/3 2W/3 ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा ये 4W/3। F इज इक्वल टू 4W/3। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। हाँ, हमने देखा था यहाँ पे F इस तरह से लग रही है। अब हम स्प्रिंग के पास जाएं, स्प्रिंग, एक मिनट, तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। जब हमने यहाँ से इसे कट कर दिया, तो इस पर लग रही थी फोर्स F ऐसे, तो यहाँ पे जब कट किया तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए F ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है इस पर एक फोर्स लग रही है नीचे F ऐसे, उसको बराबर करेंगे F ऐसे बराबर करेंगे। F जो हमारे पास है, हमारे पास आ चुका है 4W/3। हमें पता है F इज इक्वल टू K डेल्टा होता है, जो कि हमने भी सीखा था। तो F की जगह लिख देंगे 4W/3 इज इक्वल टू K, हमें कितना दे रखा है, K ही दे रखा है डेल्टा, तो हमें डेल्टा निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4W/K3, मतलब इसका आंसर हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पैन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज 2 मीटर। 2 मीटर का स्पैन है, यहीं पे सोल्व कर देते हैं इसको, तो छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे P लोड लगा रखा है इस पर, और इसने बोला है कि एक क्रॉस सेक्शन है ऐसा होलो। ठीक है, अब इसने बोला है कि द सेफ कंसनट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड वुड बी। ठीक है, देखो जो हम कैंटिलीवर है या फिर कोई भी बीम होता है, डिज़ाइन कहाँ पे करते हैं उसको, मतलब इसका ये कि जैसे मान लो ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे P लोड लग रहा है, इस P लोड की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा P इंटू, मान लो ये A है PA, इस P की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो कितना होगा P इंटू L। ऑब्वियसली बात है PL इज़ ग्रेटर देन PA, मतलब यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा इससे। अगर हम यहाँ का मोमेंट मान के इसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दें, मतलब इस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम इस स्टील को बीम को डिज़ाइन कर दें, तो क्या होगा कि यहाँ तक तो ये सेफ़ रहेगा, यहाँ पे आते ही मतलब यहाँ से ये टूट जाएगा तुरंत के तुरंत। तो उसके लिए क्या होता है, हमें मैक्सिमम के लिए डिज़ाइन करना होता है। तो मतलब सबसे पहले देखते हैं बेंडिंग मोमेंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है, और फिर उसके हिसाब से पूरे बीम का मटेरियल हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, पहले क्या करेंगे कि देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा यहाँ पे, कितना होगा M इज इक्वल टू P इंटू 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम इक्वेशन यूज़ करेंगे M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। ये बेसिक इक्वेशन होती है हमारे पास। M हमारे पास कितना है P इंटू 2P। I कितना है हमारे पास, I इज़ गिवन 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू सिग्मा भी हमें गिवन है, कितना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 100। और y कितना है हमारे पास, देखो हमारे पास बीम दे रखा था इस टाइप का, y जो होता है वो होता है न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर तक का y मैक्स। ठीक है, तो y मैक्स कितना है हमारे पास, एक्सटर्नल साइड 100 मिलीमीटर, तो टोटल 100 मिलीमीटर इसकी एक्सटर्नल साइड है, तो आधा होगा कितना 50, तो ये y मैक्स इक्वल टू 50। पहली बात, अगर ये एक टिप है कि अगर मैग्नीट्यूड्स ऑप्शन में सब अलग अलग हैं तो फिर उस केस में हमें ज़ीरो का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम बिना यूनिट चेंज किए इसको आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो हमें इन सब को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर ज़ीरो वाले को। तो 2P/4 इजकल टू 1/5 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, और 2 2 4 P इजकल टू 2/5 इसको हम लिख सकते हैं 20/5, क्योंकि जीरो को कंसीडर नहीं करें 5। तो हमारा आंसर 4, तो 4 के टर्म में हमारा जौन सा भी आंसर होगा वो होगा हमारा सही आंसर। तो D इजकल टू 4। ये हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें टाइम ना लगे, लेकिन ये सिर्फ हम तभी यूज़ करेंगे जब मैग्नीट्यूड सबके अलग अलग होंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैग्नीट्यूड सेम है सिर्फ 2 के, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, इसका डी आंसर है।
20 पे आते हैं कि एक स्टेप्ड स्टील है, ये है, ठीक है। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शाफ्ट, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शाफ्ट, ठीक है। हमारे पास कोई शाफ्ट है, ऐसे कुछ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे टॉर्जन टी लगा रखी है, 25 मिलीमीटर फाई इसका है, 50 मिलीमीटर फाई इसका है, लेंथ इसकी एल है, लेंथ इसकी 100 मिलीमीटर दे रखी है शायद, और टी जो हमारे पास है वो 10 न्यूटन मीटर दे रखा है, जी जो हमारे पास दे रखा है 80 जीपीए। इस बार हमें एक एक यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इंटू 10 पर सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, तो हमें यूनिट का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो हमें यू का स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला है यू इजगल टू टी स्क्वायर एल अपॉन 2g जे। ये कैसा आता है? ये आता है सिंपल हाफ टी थीटा, ये फॉर्मूले से आता है, और थीटा, और इससे ये कैसे आया? जैसे हाफ पी इंटू डेल्टा होता है ऐसे ही हाफ इंटू टी इंटू थीटा होता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। हमें पता होता है टी बाई जे इजगल टू आर इजगल टू जी थीटा अपॉन एल। तो जी थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, टी एल अपॉन जी जे यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये, ठीक है। एनीवे तो यू हमारे पास आ गया टी स्क्वायर एल अपॉन 2g जे। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है, अब यहाँ पे टी कितना है और यहाँ पे कितना टी है ये हमें पहले निकालना होगा। इसकी लेंथ हमें पता है, ये पता चल जाएगी। जी हमें सब में कॉमन दे रखा है, जे हमें अलग अलग होगा, ये अलग अलग निकालना होगा। तो पहले देखते हैं टी कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई बीम है, यहाँ पे टी जो है ऐसे लग रहा है, तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। अगर हम अपना राइट हैंड यूज़ करें, राइट हैंड ऐसे कर्व कर रहे हैं और हमारा फिंगर जो हमारा थंब है इस तरह से है, जो हम जैसे ये है इस तरह से, हमारा हाथ भी ऐसे ही कर्व कर रहा है और जो हमारा थंब है कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो टी इसके अंदर इस टाइप से होगा, ठीक है। अब मतलब जिस साइड हमारे पास ये फोर्स है उस साइड हमें हाथ को कर्ल करना है और देखना है थंब किस साइड पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसे होगा तो हम जब हाथ को इस तरह कर्ल करेंगे तो थंब हमारा उस साइड दिखाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम टी की डायरेक्शन देख लेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमें दे रखा है और हमारे पास टी कुछ ऐसे दे रखी है, तो पहले इसको अलग कर लेंगे जैसे हमारे पास लोड वाला हमने किया था। अब टी लग रखा है इस तरह से, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो ये इस तरह से टी शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया टी, आँख बंद करके यहाँ पे भी हम टी लिख देंगे। यहाँ पे कुछ इंटरनल नहीं दे रखा, मान लो यहाँ पे 2t इस तरह से दे रखा होता, ठीक है। तो ये वापस से हम इसको देखते हैं तो ये इस तरह से शो करता, तो यहाँ पे इस तरह से 2t, तो इधर 3t हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ ये टी दे रखा है, तो सिर्फ इतना करेंगे। और अगर जो एक साइड हमने टी लिख दिया तो दूसरी साइड भी हम टी ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ एल है, यहाँ पे जी है दोनों के, इसमें जे में डिफरेंस आएगा क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे 50 मिलीमीटर दे रखा है इसका डायमीटर और यहाँ पे 25 मिलीमीटर दे रखा है। चलो थोड़ा सोल्व करते हैं इसको क्योंकि वहाँ पे भी सोल्व करना पड़ेगा। यू इजगल टू u1 प्लस u2, देखो टी स्क्वायर अपॉन 2g एल। पहली बात तो देखो एल दोनों में सेम है, जी दोनों में सेम है, टी दोनों में सेम है, यहाँ पे टी, तो इनको तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1/J1 प्लस 1/J2। और थोड़ा कॉमन लेते हैं, जे जो होता है हमारे पास वो होता है π/32 d⁴। देखो ये याद रखना हमेशा, अगर जो टॉर्जन लग रही है तो जो पोलर मोमेंट यूज़ करते हैं तो उसमें होता है π/32 d⁴। और अगर हमारे पास बीम होता है उसके अंदर बेंडिंग मोमेंट लेते हैं तो उसके अंदर सिग्मा आई एक्स और आई वाई यूज़ करते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं π/64 d⁴, ठीक है। ये याद रखना। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे टी स्क्वायर एल अपॉन 2g, π/32 एज इट इज़ कॉमन आ जाएगा π/32, 1/d⁴ मतलब 50⁴ J1, किसी को भी मान लेते हैं 25⁴ प्लस 1/50⁴। ये हो गया। यहाँ पे 25⁴ भी कॉमन आ गया, टी स्क्वायर एल 32 अपॉन 2g पाई 25⁴, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 25/50, तो मतलब 1/2⁴ मतलब 1/16, 16 17, तो ये हो जाएगा 17/16, ठीक है। तो
तो अब हाँ, अब मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें रखनी है। देखो टी जो हमारे पास दे रखा है वो 10 न्यूटन मीटर में दे रखा है, तो इसको हम 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर कर देंगे। तो ये जगह 10⁴ स्क्वायर इंटू एल किस में दे रखा है 100 मिलीमीटर, तो इसे मिलीमीटर में ही रखेंगे, इंटू 32 अब इंटू 17 अपॉन 2। जी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 80 GPa, तो ये 80 इंटू 10⁻³ MPa अपने आप में ही न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हमें क्या करना है, फोर्स को न्यूटन में रखना है, डिस्टेंस को मिलीमीटर में रखना है, तो उससे हमारे पास यूनिट साइक कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 2 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, ये 17 है, इंटू 25⁴ बस। अब इसको हमें सोल्व करना है, जो कि सोल्व करने के बाद 1.73 वेट, जो सोल्व करने के बाद हमारे पास 1.73 न्यूटन मिलीमीटर आ जाता है। देखो हाँ, यूनिट का ध्यान रखने की इसमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग था, तो वहाँ पे हम ठीक है, हम वहाँ पे सब चीज़ों को हटा सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 32 इंटू 17 अपॉन 254 इंटू पाई इंटू 16 टू जो 32, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 7 जो 14, 17 अपॉन 127 पाई। हम डायरेक्ट इसको भी सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लो 173.4 भी आया तो आंसर 1.73 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर को कंसिडर नहीं करना है। तो ये मेरे से थोड़ा ब्लंडर हुआ, इसके अंदर हमें 10 को कंसिडर नहीं करना है, सीधा इसका आंसर आ जाएगा A 1.73 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर बोला है कि डिफ्लेक्शन बताओ फ्री एंड पे। यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन पूछा है, तो हम ये सुपर पोजिशन मेथड से करेंगे। करते हैं इसको। इसको करने के लिए पहले देखो, ये हमारे पास कोई बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है W। इस W की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट जनरेट होगा, किसके बराबर, यहाँ पे मान लो ये L/2 है। यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा, ये ऐसे है, ये ऐसे घुमा रहा है, तो यहाँ पे इस पर मोमेंट जनरेट होगा कितना, W इंटू L/2। तो इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जब ये मोमेंट जनरेट होगा तो उसकी वजह से ये इस टाइप से घूमेगा, और इसको अगर जो हम ऐसे देखें कि अगर जो ये इस तरह से घुमा तो जो आगे वाली रोड है वो नीचे की साइड डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। तो सिर्फ इस मोमेंट की वजह से यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट करेगी डेल्टा ऐसे। तो अगर हमने ये मोमेंट हमने निकाल लिया, इस मोमेंट की वजह से हमने ये थीटा निकाल लिया, तो ये थीटा इंटू ये लेंथ कर देंगे हम, तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू L थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा 1। अब ये तो हमने निकाल दिया इस मोमेंट की वजह से यहाँ पे कितना डेल्टा आया, लेकिन ये जो W है ये भी तो इसको नीचे धकेल रहा है। तो सेकंड केस में क्या करेंगे, इसको हम फिक्स कर देंगे और यहाँ पे W यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे L/2। तो इसकी वजह से जो हमारे पास कैंटिलीवर की तरह यहाँ पे डेल्टा 2 आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं क्वेश्चन। बीम है, यहाँ पे मोमेंट आया M इज इक्वल टू W L/2, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे थीटा आता है, जब यहाँ पे M लगता है और यहाँ पे थीटा जो होता है वो होता है ML/3EI। M कितना है, WL/2 और यहाँ पे 3 मतलब 6EI इंटू ये जो L होता है ये वाला लेंथ होता है और ये है L, तो WL²/6EI, ठीक है। इस थीटा को हम इस L/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा 1 आ जाएगा। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू WL²/6EI इंटू L/2। तो हमारे पास आ गया WL³/612EI, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इस अब L/2 लेंथ पे यहाँ पे W लग रहा है, इसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे डेल्टा 2 निकालेंगे। डेल्टा 2 इज इक्वल टू WL³। जब भी कैंटिलीवर होता है यहाँ पे W लगता है तो ये जो डिफ्लेक्शन आता है वो होता है WL³/3EI। ये L है यहाँ पे, तो WL/2 का होल क्यूब अपॉन 3EI। तो ये हमारे पास हो जाएगा WL³/24EI। दोनों को हम जोड़ेंगे, WL³/12EI प्लस WL³ अपॉन 24EI।
2 से मल्टीप्लाई करेगा 24 2 3WL³ अपॉन 24EI इस चीज, तो WL³ अपॉन 8EI। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया 21। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू।